देखिएगा इस वीडियो में आपके सीटेट के एग्जाम में जो आपके मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उनका रिवीजन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैथ के पेडागोजी क्वेश्चन आपके मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा दो प्राकृतिक संख्या की अगर हम योग करते हैं तो भी हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, और दो प्राकृतिक संख्या अगर हम गुणा करते हैं तो भी क्या होती है, हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। अब प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, 0 से लेकर आपके 9 तक जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, तो ये गुण कौन सा, अब क्वेश्चन में कहा गया था किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ये जो गुण जाना जाता है वो संवरक गुण के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक एक बच्चे को चतुर्भुज बनाने और उसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है। बच्चा यह कर देता है, वह बच्चा वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के किस स्तर पर है। देखिए वैन हेले का क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, और ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है जी जरूर है आपका। ठीक है, तो वैन हेले के जो चिंतन के सिद्धांत हैं उसके जो वैन हेले के चिंतन स्थान के जो 5 स्तर होते हैं। ठीक है, वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका दृश्यकरण होता है। तो दृश्यकरण में क्या होता है कि बच्चे सिर्फ वस्तु को जानते हैं और उनकी आकृति को देखकर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, दृश्यकरण में क्या होता है कि बच्चे जो वस्तु को जानते हैं और उनकी आकृति को देखकर उन वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे समोसे को देखकर बता सकते हैं कि यह त्रिभुजाकार के है, रोटी को देखकर बता सकते हैं कि ये जो हमारी वृत्ताकार की है, तो वो दृश्यकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आपका दूसरा विश्लेषण। ठीक है, इसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है कि विश्लेषण में बच्चे वस्तु को उनके गुण आकार के आधार पर वस्तुओं में अंतर कर देता है। ठीक है, विश्लेषण में बच्चे क्या करते हैं कि वस्तु को उनके गुण और आकार के आधार पर वस्तुओं में अंतर कर देते हैं, तो वो आपके विश्लेषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आपका अनौपचारिक, और देखिए अनौपचारिक नहीं दे रखा है इसमें, तो एक होता है आपका अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है कि अनौपचारिक निगमन में आकृतियों के बीच में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। बच्चे जो होते हैं अनौपचारिक निगमन में आकृतियों के बीच में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में क्या करते हैं, औपचारिक निगमन में बच्चा आकृतियों के सूत्र को ढूंढने लगता है। औपचारिक निगमन में बच्चा आकृति के सूत्र को ढूंढने लगता है। और इसके बाद आता है आपका 5वां दृढ़ता। दृढ़ता में क्या होता है कि दृढ़ता में बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर खुद वस्तुएं बनाने लगता है। ठीक है, 5वां स्तर जो है वैन हेले का वो दृढ़ता है, और दृढ़ता में बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर खुद वस्तुएं बनाने लगता है। तो ये आपके वैन हेले के 5 चिंतन स्तर है। क्वेश्चन में था कि शिक्षक एक बच्चे को चतुर्भुज बनाने और फिर उसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है। बच्चा यह कर देता है, वह बच्चा वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के किस स्तर पर है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, विश्लेषण के स्तर पर है। क्योंकि विश्लेषण में क्या होता है कि विश्लेषण में बच्चा वस्तुओं के उनके गुण और उनके आकार पर जो वस्तुओं में अंतर ज्ञात करने लगता है, तो वो विश्लेषण के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद ले इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बात की गई, और पिछले क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन बताया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रत्येक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, बी देखिएगा विद्यार्थियों को प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करना चाहिए, जी हल करना चाहिए, मगर बच्चों पर इतना क्वेश्चन का या हल जो प्रश्नों का इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि गणित के आकलन में कठिन विषयों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद ले सके, इसका सही ऑप्शन आपका डी होगा कि विद्यार्थी के वास्तविक यानी कि दैनिक जीवन के अनुभव गणित की पाठ्य पुस्तकों में का भाग होने चाहिए।
अगर विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक में दैनिक जीवन का यानी विद्यार्थी के दैनिक जीवन का भाग होंगे तो उससे क्या होगा कि विद्यार्थी गणित के जो क्वेश्चन है या प्रश्न है वो जल्दी सीख सकेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुश्री रूही प्राथमिक कक्षा की गणित शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को दी गई समस्या को हल करने के बाद उनके उत्तर को समझाने के लिए कहा। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए प्रत्येक सही या गलत उत्तर के लिए वह यही करती है। सुश्री रूही का उद्देश्य है। तो देखिए कोई भी शिक्षिका हो या अध्यापक हो, उनका मेन उद्देश्य जो होना चाहिए वो विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना होना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। बी देखिएगा कि विद्यार्थी के उत्तर को जांचने में लगने वाले समय की बचत करना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी अंग्रेजी भाषा की कक्षा को गणित की कक्षा के साथ वर्गीकृत करना, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी आगामी स्कूल निरीक्षण के लिए अपने विद्यार्थी को तैयार करना, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर सही हो जाएगा कि उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया को समझना, यह ऑप्शन आपका सही ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल में वृद्धि करने का तरीका या तरीके हैं। तो देखिए गणितीय संप्रेषण में विद्यार्थी की गणितीय सोच को व्यवस्थित करना, गणितीय वस्तुओं का विश्लेषण करना और विद्यार्थियों में गणितीय क्षमता को विकसित करना मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, गणितीय संप्रेषण का। फिर मैं बता रहा हूँ कि गणितीय संप्रेषण में विद्यार्थियों की गणितीय सोच को व्यवस्थित करना, गणितीय वस्तुओं का विश्लेषण करना और विद्यार्थियों में गणितीय क्षमता को विकसित करना गणितीय संप्रेषण का मेन कौशल होता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षक द्वारा दी गई आदर्श समस्या पर आधारित समस्या को हल करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब बी देखिएगा, बच्चों को स्पष्ट व व्यवस्थित तरीके से सूचना को निरूपित करने के लिए कहना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चों को स्पष्ट व व्यवस्थित तरीके से सूचना को निरूपित करने के लिए कहना। सी बच्चों को अपने आप सरल निष्कर्ष निकालने और अपने तर्क को समझाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका बी और सी यानी कि बी आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को आप विद्यार्थी की गणितीय निरूपण की क्षमता को आंकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगी। ठीक है, तो देखिए गणितीय निरूपण क्या होता है। गणितीय निरूपण के 4 तरीके होते हैं। इसमें आपका नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 ग्राफिक, नंबर 3 बीजगणितीय और नंबर 4 संख्यात्मक। ठीक है, गणितीय निरूपण के 4 तरीके होते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 ग्राफिक, नंबर 3 बीजगणितीय और नंबर 4 संख्यात्मक होते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है ए संख्यात्मक को निरूपित करने के लिए संख्याक अंकों का उपयोग करने की क्षमता, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी देखिएगा, बारंबारता बटन को निरूपित करने, बारंबारता बटन की बात आ गई है और प्राथमिक कक्षा में बारंबारता बटन का कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख बनाने की क्षमता, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को आप विद्यार्थी की गणितीय निरूपण की क्षमता को आंकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि संख्याओं को निरूपित करने के लिए संख्याक अंकों का उपयोग करने की क्षमता, और सी हो जाएगा कि आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेखा बनाने की क्षमता। आपका ए और सी आंसर इसके सही हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि एक बालिका ने भिन्नों के योग पर एक सवाल को इस प्रकार से हल किया, 1/2 + 1/3 = 2/5, इस तरह हल किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के लिए सबसे कम उपयुक्त है। देखिए सबसे कम उपयुक्त की बात करिए। अब ये क्वेश्चन जो होना चाहिए था, ये 1/2 + 1/3 वाला ये क्वेश्चन जो बच्चे ने जो क्या गलत किया, जबकि होना चाहिए था ये आपका, ये होना चाहिए था आपका 1/2 + 1/3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमें क्या करना था कि सबसे पहले हमें क्या करते हैं, इन 2 और 3 का एलसीएम लेना था, और 2 और 3 का एलसीएम हमारा क्या आएगा
6 आ जाएगा। अब देखिएगा इससे 2 से ये 6 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार डिवाइड हो जाएगा 3, और इस वाले ऊपर वाले नंबर से जो हर होता है इससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस आ गया। अब इस 3 से हम इस 6 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 2 बार आएगा, और 2 से 1 की डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 ही आएगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था वो 5/6 इसका आंसर होना चाहिए था, जबकि बच्चे ने कर रखा है 2/5 का रखा है, ठीक है। अब इसके संदर्भ में सबसे कम विपरीत कौन सा है, देखिएगा ये दिया गया है कि बालिका 2 भिन्नों के योग के कलन विधि के बारे में नहीं जानती है। ये ऑप्शन तो आपका सही है, ठीक है, क्योंकि वो 2 भिन्न है, उन्हें उनका योग करना भी नहीं जानती है। बी देखिएगा कि बालिका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना नहीं जानती है, ठीक है। अगर वो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना जानती तो ये इन भिन्नों को ऐसे ही नहीं जोड़ती, पहले 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक लेती, जैसे हमने 6 लिया है तब सॉल्व करती, ठीक है। ये भी नहीं जानती है। बालिका समतुल्य भिन्नों के बारे में नहीं जानती है, ठीक है, कि भिन्नों को समतुल्य कैसे किया जाता है। समतुल्य भी जब भी किया जाता है जब इन आपके जो हर दिए गए होते हैं, ठीक है, डोमिनेटर दिए गए होते हैं, इनका हम एलसीएम ले लें, यानी कि लघुत्तम ले लें, तभी हम अब भिन्नों को आप क्या करते हैं, समान या समतुल्य कर सकते हैं। तो बालिका ये भी नहीं जानती है। डी देखिएगा कि बालिका योग के बारे में नहीं जानती है, यानी कि संख्या के योग के बारे में, यानी कि संख्याओं को, जब बालिकाओं को संख्या के योग के बारे में नहीं पता होगा कि संख्या को किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो भिन्नों के योग को कैसे कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे कम उपयुक्त जो आंसर आपका डी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए संदर्भ में के लिए सबसे कम उपयुक्त है, तो आपका डी हो जाएगा कि बालिका संख्या के योग के बारे में ही नहीं जानती है। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 109 लिखने के लिए कहा गया है, तब एक प्राथमिक कक्षा के बच्चे ने इस संख्या को 19 लिख दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं। बी है बच्चे को 1 से 150 तक की गिनती को कंठस्थ करने के लिए अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें। सी है श्याम पट पर 99 से 110 तक की संख्या लिखें तथा 109 को रेखांकित करें, ठीक है। डी है आपका कि बच्चे को अपने सहपाठियों की कॉपियों में से सही उत्तर देखने के लिए कहें। तो देखिएगा ये सी और डी तो बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा कि श्याम पट पर 99 से 110 तक की संख्या लिखें और रेखांकित करें, ठीक है, और बच्चे को अपने सहपाठी की कॉपी में से सही उत्तर देखने के लिए कहें। अगर अध्यापक ये कार्य करने देता है तो विद्यार्थी को समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर जब भी कक्षा में कार्य अध्यापक द्वारा कार्य किया जा रहा हो तो अध्यापक जितने से ज़्यादा विद्यार्थियों की पढ़ाई करने में हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, समझा सकता है, ठीक है, उसी कार्य को या उसी कार्य को जो है महत्व देना चाहिए और वही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका आंसर ए बिल्कुल सही होगा कि अगर कोई विद्यार्थी जब 109 लिखने के लिए कहा गया तब एक प्राथमिक कक्षा के बच्चे ने इस संख्या को 19 लिख दिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा त्रुटि गई के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त होगा कि अध्यापक को शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए, यानी कि शून्य का क्या महत्व होता है, ठीक है, और स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराए, और प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है इस बारे में समझाएं। तो यही आपका आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है, कथन की प्रतिस्थिति यानी कंट्रापोजिटिव है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि यदि 11 8 से बड़ा है तो 10 7 से बड़ा है, ठीक है, ये सेम कंडीशन दे दी है। बी में कि यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा नहीं है। सी देखेगा कि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा है। डी में यदि 11 8 से बड़ा है तो 10 7 से बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिस्थिति यानी कंट्रापोजिटिव स्थिति क्या होती है। तो कंट्रापोजिटिव यानी कि प्रतिस्थिति जो होती है वो होती है कि जो वाक्य दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, उसका अपोजिट करना यानी कि नेगेटिव करना, ठीक है,
यानी कि बिलोंग करना उसका, वो जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कंडीशन कहलाती है आपकी। तो इसमें देखिए क्या गया है कि यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्थिति यानी कि जो होगी मतलब बिलोंग जो होगी वो आपकी बी कंडीशन होगी। देखिएगा कि यदि 11 8 से बड़ा नहीं है, यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा नहीं है। तो देखिएगा यहाँ किसे छोटा दिया गया, यहाँ तो आपको 11 को बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ मगर यहाँ 11 को छोटा दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ 10 को बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको 10 को छोटा दिखाई दे रहा है, 10 7 से बड़ा नहीं है। तो इसलिए और देखिए निगेटिव की कंडीशन आ गई दोनों में, ठीक है। तो यही आपकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव कंडीशन होगी और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके की प्रतिस्थिति या कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा जाए तो उसके सेंटेंस यानी उस वाक्य का जो आपको क्या करना, बिलोंग जो होगा वही उसका आंसर कर देना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा के एक अधिगमकर्ता को 2 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित को सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो एक अध्यापक जब 2 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को विद्यार्थियों को समझा रहे हैं तो इनमें सबसे पहले कौन सा क्रम को अपनाना चाहिए। तो इसलिए देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्रम जो अपनाना चाहिए वो सी अपनाना चाहिए एक अध्यापक को विद्यार्थियों के लिए। क्या है कि 2 अंकीय संख्याओं को दर्शाने के लिए बेस 10 ब्लॉक, मोती, टोकन आदि का उपयोग करके बंडल बनाने की गतिविधि करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले अध्यापकों को 10 ब्लॉक लेने चाहिए या मोती लेने चाहिए या टोकन लेने चाहिए और उनका प्रयोग करके बंडल बनाने की गतिविधि को करना चाहिए। इसके बाद आपका ऑप्शन जो क्रम आएगा वो आपका आएगा ए आएगा कि इकाई व दहाई के रूप में संख्या का चित्रात्मक निरूपण करने के लिए चित्र के चार्ट का उपयोग करें। कि आपने इकाई का अंक कौन सा, इसका दहाई का अंक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक चित्र या चार्ट का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे क्रम में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरे क्रम में आएगा आपका डी आएगा कि प्रत्येक संख्या में इकाई व दहाई को निरूपित करें। कि इसमें संख्या में आपका इकाई का अंक कौन सा है और दहाई का अंक कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर इसके बाद फोर्थ क्रम जो आएगा वो आएगा आपका बी आएगा कि संख्या का विस्तारित रूप में लिखना। फिर आप उस संख्या को विस्तारित रूप में लिखें, यानी कि जैसे लिखा है आप 10 लिख दें, यह आपका विस्तारित रूप आ जाएगा। तो इसलिए सही क्रम जो होगा इसका आपका वो आपका आंसर डी हो जाएगा कि सबसे पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आपका डी आएगा और फिर बी आएगा और ये ऑप्शन आपका डी है। तो ये डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार कक्षा 3 तक, ठीक है, कक्षा 3 तक के बच्चों को लेख पढ़ने, लेख समझने और अंकों को जोड़ने, घटाने करने की क्षमता आनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो कक्षा 3 तक के बच्चों को वो आपको क्या होना चाहिए, लेखों को पढ़ने, लेखों को समझने, अंकों को जोड़ना और अंकों को घटाना, ये जरूर आना चाहिए कक्षा 3 तक की, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा 3 हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थी द्वारा कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। देखिए संख्यात्मक यानी कि अंकों को जोड़ना और घटाने तक की बच्चों पर आना चाहिए। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कक्षा 3 तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री जफर कक्षा के शिक्षक गणित में बच्चों के अधिगम को आंकने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट की बजाय मौखिक प्रश्न पूछने को अधिमान्य देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए संदर्भों में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कक्षा श्री जफर जो है कक्षा 1 के शिक्षक हैं और वो विद्यार्थियों के बच्चों के अधिगम को आंकने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट की बजाय मौखिक प्रश्नों को अधिमान्य देते हैं। तो जब भी शिक्षक द्वारा मौखिक प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं और विद्यार्थी जब भी मौखिक अपने प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो उससे बच्चों की या विद्यार्थी की चिंतन स्तर का, व्यवहारिक स्तर का और भावात्मक स्तर का सरलता से आकलन किया जा सकता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे शिक्षक अपने शिक्षा शास्त्र को बेहतर बना सकता है
और बच्चों में गणितीय संप्रेषण कौशल में वृद्धि करने में क्या होती है, शिक्षक को सहायता मिलती है। तो इसमें सही संदर्भ में आपके यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो ऑप्शन दिए गए, उनमें सही ऑप्शन आपका कौन से होंगे, तो ये देखिएगा कि वह बच्चों के अधिगम के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं तथा इसका उपयोग अपने शिक्षा शास्त्र को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि शिक्षक अपने यानी कि जो अधिगम करता जो है वो बच्चों के जब मौखिक प्रश्न पूछता है तो उससे शिक्षक शास्त्र को वो बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। बी, वह बच्चों के टेस्ट पेपर और कॉपियों को जांचने में अपना काफ़ी समय बचा सकता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। सी, यह बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल की वृद्धि करने में सहायता करेगा। यानी कि एक शिक्षक द्वारा जब मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चों के, मैंने बताया था, व्यवहारिक स्तर, चिंतन स्तर और भावात्मक स्तर का पता चलेगा। ठीक है, इससे बच्चों के गणितीय संप्रेषण के कौशल में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए और सी आंसर आपके हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने आपके CTET में जो आपके गणित की जो आपकी शिक्षा शास्त्र यानी कि मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ क्वेश्चन कराए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो CTET का एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।